बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी हम देते हैं अलग अलग विषय के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के जो विषय हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आज एक खास तौर से हम बात करेंगे हमारी जो सरसों की फसल है उसमें कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, यानी समसामयिक जो कार्य हैं उनके बारे में। और साथ ही बात करेंगे गेहूँ की बुआई और उसके प्रबंधन के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण फसलें रबी की, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा से। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी बिल्कुल। तो देखिए आज हमने आपको बताया जो हमारे विषय रहेंगे। और यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सरसों की, जी हाँ, हमारी रबी तिलहनी फसलों में प्रमुख हमारी सरसों की फसल, वहाँ पर अगर बात की जाए इसकी बुआई को लेकर, इस बारे में डॉक्टर कपिला जानना चाहेंगे। जो उचित समय जो है माना जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो अभी का जो समय है क्या इसमें भी किसान बुआई कर सकते हैं? जी, जो सबसे उत्तम समय है सरसों की बुआई का वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में होता है जी। लेकिन अभी कई कारणों से मान लीजिए खेत खाली नहीं हो पाता है या किसी वजह से, तो आप 10 से 15 अक्टूबर तक भी सरसों की, नवंबर तक भी सरसों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन किस्म का चुनाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जो पछेती किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं, तो उनमें से अगर आप किसी का चुनाव करके और सस्य क्रियाओं पर ध्यान देते हैं तो आप 10-12 नवंबर तक भी सरसों की बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण के जो किस्में हैं उनका आपको ख्याल रखना होगा। और जैसा कि कपिला जी ने कहा कि जो हमारी पछेती किस्में हैं उनके ज़रिए आप अच्छी उपज भी ले सकेंगे। लेकिन और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल कर सकते हैं सरसों की फसल में, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है। सरसों की खेती किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी कई फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए बढ़िया जल निकास वाली बलुई, दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। लेकिन मिट्टी लवणता से मुक्त होनी चाहिए। हालांकि लवणीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। जहाँ की मृदा क्षारीय हो वहाँ हर तीसरे वर्ष जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। देखा जाए तो जिप्सम की जरूरत अलग अलग हो सकती है। सरसों की खेती बरानी और सिंचित दोनों ही दशाओं में की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद 3-4 जुताइयां हैरों से करनी चाहिए। हर एक जुताई के बाद खेत में पाटा लगाना चाहिए जिससे खेत में ढेले ना बने। बुआई से पहले अगर भूमि में नमी की कमी हो तो खेत में पलेवा करने के बाद बुआई करें। बरानी हिस्सों में हर बरसात के बाद हेरों से जुताई करें। ऐसा करने से मिट्टी में नमी बनी रहेगी। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है।
तो ये तो बात हुई हमारी सरसों की फसल की, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। लेकिन बात अगर की जाए गेहूं की फसल में किस तरह का प्रबंधन आवश्यक है, कैसे आप इसकी बुआई कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रवीण जी का भी। डॉक्टर प्रवीण, जानना चाहेंगे आपसे, गेहूं की बुआई की अगर बात की जाती है, अच्छी उपज के लिए किस तरह का प्रबंधन हम मान सकते हैं कि उचित रहता है? मुकुल जी, इस समय जो गेहूं की बुआई का बहुत उत्तम टाइम चल रहा है, जो भी हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उसके लिए जो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है वो उचित पैदावार लेने के लिए सबसे बढ़िया है। और अगर जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा हम लेट कर सकते हैं, पर अगर किसान भाई लेट वैरायटी लेना चाहते हैं किसी वजह से, तो दिसंबर तक भी गेहूं को लगा सकते हैं। पर आजकल ये पाया है, क्योंकि गेहूं के अंदर मंडूसी की काफी दिक्कत है, तो ये अब तजुर्बों से पाया गया है कि अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह, अक्टूबर के अगर अंतिम सप्ताह में भी अगर गेहूं आप बो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ्लैरिश माइनर है या मंडूसी है, उसका प्रकोप आप कम कर सकते हैं। पर अभी जो टाइम चल रहा है, तो किसान भाई को तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर उसको टीलेज के बाद बोना है, खेत की जुताई करके बोना है, तब भी उचित टाइम है। अगर उसको जीरो टीलेज में बोना है, धान काटने के बाद कई प्रक्रिया है, सीधे धान काट के अगर कंबाइन से आपने धान काटी है, तो वहीं पे रेजिड्यू को आप रख के, अवशेष को रख के, तो आप टर्बो सीडर से आप बो सकते हैं। अगर आप किसान भाई चाहता है कि उसका खेत साफ नजर आए और रेजिड्यू भी रह जाए, तो एक और नई मशीन आई है सुपर सीडर, उससे रेजिड्यू का भी प्रबंधन आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उन्नत ढंग से उन्नत तकनीक अब हमारे पास है, जिसके ज़रिए आप बुवाई कर सकते हैं, अच्छी उपज आपको मिलेगी। और सबसे अहम होता है समय, इसका हमेशा आपको ख्याल रखना होगा। सही समय पर सही कृषि कार्य आप करेंगे तो बेहतर लाभ आपको मिल सकेगा। फिलहाल और भी ज़्यादा जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय नवंबर का पहला सप्ताह है। उत्तरी पूर्वी भागों में मध्य नवंबर तक गेहूं की बुआई हर हालत में पूरी कर लें। देर से बोने पर उत्तरी पश्चिमी मैदानों में 25 दिसंबर के बाद और उत्तरी पूर्वी मैदानों में 15 दिसंबर के बाद गेहूं की बुआई करने से उपज में भारी नुकसान होता है। इस तरह बरानी इलाकों में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक बुआई करना उत्तम रहता है, यानी यहाँ अब बुआई का समय निकल चुका है। अगर भूमि की ऊपरी सतह में नमी उचित मात्रा में हो तो गेहूं की बुआई 15 नवंबर तक कर सकते हैं। बीज साफ हो और उनमें खरपतवारों के बीज बिल्कुल भी ना हो। सिकुड़े हुए छोटे और कटे फटे बीजों को निकाल देना चाहिए। गेहूं की खेती की सफलता और लाभ विशेष रूप से किस्मों के चुनाव पर निर्भर है। सिंचित अवस्था में बुआई का समय 10 नवंबर से 25 नवंबर है। उन्नतशील प्रजातियों के औसत उपज 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। बीज दर, भूमि की दशा, दानों के आकार, अंकुरन प्रतिशत, बोने का समय और बोने की विधि पर निर्भर करती है। दानों का आकार बड़ा या छोटा हो तो उसी अनुपात में बीज दर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सीड ड्रिल से बुआई काफी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इसमें बीज की गहराई और पंक्तियों की दूरी नियंत्रित रहती है। इसके अलावा बुआई कतार में होती है और अंकुरन अच्छा होता है। तो जाना आपने, अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आप खेती करते हैं तो अधिक लाभ आपको मिल सकता है, और इसके लिए ज़रूरी यही कि उचित प्रबंधन भी आप अपनी फसल के साथ ज़रूर अपनाएं। यहाँ लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि ना सिर्फ गेहूं बल्कि सरसों के बारे में भी। और इस लिहाज से अगर डॉक्टर कपिला देखा जाए तो जैसा आपने बताया कि अभी का जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो सही समय पर इसकी बिजाई करें। कितना महत्वपूर्ण है ये, और जो तिलहनी फसलों में क्योंकि सबसे खास मानी जाती है सरसों की फसल, क्या महत्व इसका हमारे लिए? महत्व तो
अगर आप सरसों की तेल की बात करें तो संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे पसंदीदा तेल सरसों ही है जी। अब वो चाहे आप बैंगन की सब्जी बना रहे हो या मछली बना रहे हो तो, और अगर मांग की बात करें तो सभी क्षेत्रों में संपूर्ण भारतवर्ष में ये उगाई भी जाती है और इसके तेल का उपयोग भी होता है जी। लेकिन आपने जैसे कि फसल के सही समय की बात की तो हम किस्मों के बारे में भी बात कर रहे थे, तो जिनकी अभी बुआई हो चुकी है उनकी तो फसल अभी करीब 15-20 दिन की होगी, तो उसमें शुरुआती समसामयिक कार्यक्रमों का उनको ध्यान रखना होगा, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है विरलीकरण। अक्सर देखा गया है कि जो संस्तुतित मात्रा है सरसों की प्रति हेक्टेयर करीब 4 से 5 किलोग्राम बीज होना चाहिए, क्योंकि बीज बहुत छोटा है और अगर सीड ड्रिल से बुआई करते हैं किसान भाई तो कई बार बीज जो है वो ज्यादा गिर जाता है। तो आपको ये देखना है कि पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें, और अगर आप कोई अच्छी किस्म ले रहे हैं जिसका अच्छा कैनोपी है, मान लीजिए आजकल की जो किस्में हैं पूसा तारक अच्छी किस्म है, पूसा विजय, इनमें से आप अच्छी किस्म का तो 45 सेंटीमीटर तक भी आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख सकते हैं। विरलीकरण की जहां बात कर रहे थे तो पौधे से पौधे की दूरी भी आपको बना के रखनी है, तो एक बिलांत हम बोलते हैं या कम से कम 10-12 सेंटीमीटर दो पौधों के बीच में आपको दूरी होनी चाहिए। तो विरलीकरण करते रहें। शुरुआती अगर आप किसी खरपतवारों से मुक्त रखना चाहते हैं खेत को तो निराई गुड़ाई करती रहें। और अभी अगर जो किसान भाई आजकल में ही मतलब अब बिल्कुल सही मतलब लास्ट टाइम अभी ही है सरसों का, उसके बाद से जैसे मान लीजिए 15 तारीख के बाद अगर आप बुआई करते हैं तो मतलब प्रति एक हफ्ते में आप करीब 1% आपकी जो उपज है वो कम होने का अनुमान रहता है। हुई तो उपज भी देखिए सीधे तौर पर अभी प्रभावित तो हो जल्द से वो किस्में बता दें आपको जो लेट सोन किस्में हैं। किस्मों के बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैं गेहूं का फसल लेना चाहता हूं सर, तो पानी गेहूं ठीक रहेगी कि ओल्हा ठीक रहेगा? चलिए, गेहूं की फसल आप लेना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं विशाल जी, और जानना चाह रहे हैं गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, किस तरीके से की जाए बेहतर ढंग से? देखो जी, सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है अच्छी पैदावार लेने के लिए कि कौन सी किस्म ली जाए। तो जैसे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं ये, तो इनके क्षेत्र के लिए जो बड़ी अच्छी अच्छी किस्में आ चुकी है, और एक किस्म है कर्णवंदना के नाम से DBW 187, इसकी बहुत अच्छी पैदावार है और इसका बीज उपलब्ध है, क्योंकि IIWBR द्वारा ये 2 साल पहले रिलीज की गई थी वैरायटी, और काफी प्राइवेट कंपनी के साथ MOU को साइन हुआ है और ये अब चैनल में आ चुका है। और एक अभी नई किस्म है, शायद अभी उसका बीज पहुंचने में टाइम लगेगा, DBW 303, जिसका औसत पैदावार ही 81 क्विंटल है जी। तो वो भी कुछ लेवल पे 2-2 किलो फार्मर्स को दिया जा रहा है, तो वो भी ट्रायल के बेसिस पे ले सकते हैं। एक तो किसान भाई ये विशाल जी, आप अच्छी जो भी बढ़िया किस्म है आपके क्षेत्र के लिए उसको लगाइए। 1-2 किस्म मैंने दिए हैं, एक HD 32-26 भी इनके क्षेत्र में लगाई जा सकती है। इसके अलावा पंक्ति से पंक्ति जो ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि छिट्टा मार के गेहूं को बोते हैं, और छिट्टा मारने की बजाय अगर लाइन गेहूं लगाएंगे तो पैदावार बढ़िया आएगी। तो लाइन की दूरी है 17 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए, और गहराई लगभग अगर सीड ड्रिल से आप बो रहे हैं तो लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई पर्याप्त है, और पौधे से पौधे की दूरी भी 5 सेंटीमीटर चाहिए। बात रही खाद प्रबंधन की, तो इनके क्षेत्र के लिए जो खाद की मात्रा है 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर है। अगर एक एकड़ की बात करते हैं, किले की बात करते हैं, तो किसान भाई तो 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटाश डाल सकते हैं। चलिए, इसी अनुपात में इनको ये इस्तेमाल करना होगा, जिससे ना सिर्फ आपकी देखिए जो लागत है वो कम रहे, बल्कि सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो आपकी फसल को मिल सके। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। अवतार सिंह जी, सर ये पूछना चाहता हूँ कि सरसों में कितने दिन में पानी दिया जाता है? सरसों में कितने दिनों में सिंचाई की जाए, ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर कपिला। कितना अंतराल इनको रखना चाहिए? जी देखिए, सरसों में हम पलेवा देकर जब बुआई करते हैं तो पहला पानी आपको 30 से 35 दिन पर देना चाहिए। तो करीब जब 30 दिन की आपकी फसल हो जाए उस समय दें, और दो ही पानी की
सरसों को सिर्फ 2 ही पानी की आवश्यकता होती है और दूसरा पानी आप 1 महीने बाद और यानी कि 60 से 65 दिन पे दें। और इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि दिसंबर के बाद कोशिश करें कि सरसों में पानी ना दें। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अगर मान लीजिए एक बारिश हो जाती है, महावट जिसको हम बोलते हैं, विंटर रेंज जो है, अगर एक बारिश हो जाती है तो आप दूसरी सिंचाई को भी स्किप कर सकते हैं या उसे भी ना दें। जनवरी के बाद कोशिश करें, जब तापमान कम होने लगता है, बादल होने लगते हैं, ओस पड़ती है उस समय बहुत ज्यादा, या फॉग जब होता है उस समय पानी ना दें। उस समय क्या होता है, ज्यादा पानी देने से फफूंद जनित बीमारियां बहुत होती है जी। तो सरसों में 2 पानी चाहिए, एक बुआई के 30 से 35 दिन पे, दूसरा 60 से 65 दिन पे। तो बिल्कुल देखिए, संतराल का आपको ख्याल रखना होगा कि जो पहला पानी है वो 30 से 35 और उसके बाद 60 से 35 से। काफी जरूरी है कि आप जो अंतराल का ख्याल रखें, समय का भी ख्याल रखें। हमें भी थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना होगा समय का, क्योंकि फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सरसों में किस तरह का उचित प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, किस तरह की कृषि कार्य आप कर सकते हैं और साथ ही गेहूं की बुआई और उसमें भी उचित प्रबंधन अपनाना क्यों ज़रूरी है। फिलहाल लगातार दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो रवि जी, गुजारिश आपसे। जी नमस्कार, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे पहले अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। सर जी, हम जानना चाहते हैं कि हम अपने वहाँ कौन सी गेहूं की प्रजाति जो बुआई करें जो सबसे ज्यादा पैदावार हो। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण बाराबंकी उत्तर प्रदेश से रविचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रजाति का चयन किया जाए जो कि अच्छी उपज दे सके। हाँ जी, किसान भाई से मेरी प्रार्थना है कि एक अभी मैंने पूर्व में भी बताया था, एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट किस्म आई है DBW 303 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बायो 45 वैरायटी में भी इसको रिलीज किया गया है। इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है और इसमें औसत पैदावार जो पाई गई है वो 81 क्विंटल के आसपास है। अगर इसका बीज आपको मिल जाता है तो इससे कीजिए। इसके अलावा DBW 222 जो करण निरंजन के नाम से है, इसका बीज उपलब्ध है। और DBW 187 जो कर्ण वंदना के नाम से है, ये भी 12 वर्ग क्षेत्र में लग सकती है। HD 3226, DBW 88, HD 3086, यह सब नई किस्में हैं और जिनका जो औसत पैदावार है 60 क्विंटल से ऊपर है। जी, तो ये किस्में लगा सकते हैं और बढ़िया पैदावार ले सकते हैं अगर ये अच्छा प्रबंधन करेंगे तो। जी, उचित प्रबंधन अपनाकर और अच्छी किस्म का चयन करके देखिए, अच्छी उपज आपको मिल सकेगी। जो किस्म का चयन है काफ़ी महत्वपूर्ण। और चलिए, गेहूं के बाद अब सरसों की भी जो पछेती किस्में हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। डॉक्टर कपिला, आप बता रहे थे हमें कौन कौन सी किस्में हैं जिनका चयन किया जा सकता है। जी, समय पर हो ही गई वो जो आपकी किस्में हैं। उसके अलावा अगर आप पछेती मतलब नवंबर के प्रथम सप्ताह से लेके आप 10-12 तारीख तक जिनकी बुआई कर सकते हैं, उसमें स्वर्ण ज्योति अच्छी किस्म है, नव गोल्ड है, पूसा तारक एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके अलावा आशीर्वाद
और वरदान। जी। इसके अलावा RGN 145 और RRN 406, इनमें से अगर आप किसी किस्म का चुनाव करते हैं पछेती किस्मों में, तो 10-12 नवंबर तक भी बुआई करने के बाद इनकी अच्छी उपज आप ले सकते हैं। वही जैसे कि प्रवीण सर ने भी बताया कि और बाकी जो समसामयिक कार्य हैं, जो जितने भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करें और इन किस्मों का चुनाव करें, तो आराम से 3 टन से ऊपर आपको सरसों की उपज प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जो हमारी सरसों की फसल है, हम अगर देखें जो तेल है, किसान को भी यही उम्मीद रहती है कि ज़्यादा तेल मिल पाए, लेकिन क्या इस तरह की जो किस्में हैं शुरुआत से इस बात का हमें ख्याल रखना होगा, या बाद में आके जाके जो कृषि कार्य हैं या जो पोषक तत्व हैं सही मात्रा में देंगे तब उचित मात्रा में तेल मिल सकेगा? जी मुकुल जी, सभी चीज़ों का आपको एक संयुक्त प्रभाव इसके अंदर दिखाई देता है। सबसे पहले तो किस्म का, जो किस्में हमने बताई उन सभी में 40 से 42% तक तेल जो है वो पाया जाता है। तो तेल जो निर्भर करता है एक तो जेनेटिक क्वालिटी पर कि आपकी वैरायटी में इनबिल्ट मतलब कितना तेल की कैपेसिटी है बनाने की। दूसरा, क्योंकि पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्यादातर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तक ही सीमित रहते हैं। तो तेल वाली फसल अगर अपन जो भी लेते हैं तो उसमें सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए सल्फर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम आगे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। ललन जी, क्या जानना चाह रहे हैं? गुजारिश आपसे करना चाहेंगे, पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हेलो, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हमारे साथ जुड़े हैं ललन जी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर। जी, पहले अपनी टीवी सेट का जो आवाज है उसको आप बंद कर दें तो सुविधा रहेगी आपका सवाल सुनने में हमें। हाँ सर जी। जैसे हम गेहूं की बुआई करने के लिए चाह रहे हैं। जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। जैसे हम गेहूं की बुआई करना चाहते हैं। जी। हेलो ललन जी, सवाल पूछ सकते हैं आप, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें। सर जैसे हम कह रहे हैं गेहूं की बुआई करना चाहते हैं सर, तो कौन सा गेहूं हम बो सकते हैं? चलिए बिल्कुल, यानी किस्म आप जानना चाह रहे हैं? अच्छा, जो गोंडा है आपका किसान भाई, ये जो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बढ़ता है, और अगर आप टाइमली अभी बिल्कुल टाइम पे अगर बो रहे हैं और सिंचित आपका क्षेत्र है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो किस्म है DBW 222, जो करण नरेंद्र के नाम से एक साल पहले ही इसका रिलीज किया गया है। DBW 187 है, DBW 252, DBW 107 और K1006, DBW 39। ये कई किस्में हैं जो इनकी पैदावार आपके क्षेत्र में लगभग 45 से 50 क्विंटल के आसपास आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। साथ ही इसकी जो खाद की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी आपके क्षेत्र के हिसाब से, वो आपको जो DAP डालना है आपको 65 kg एक एकड़ के अंदर, 1 किले के अंदर। यूरिया डालना है 17 किलो और पोटाश डालना है 27 किलो 1 किले के अंदर बुआई के टाइम पे। जी। और बाकी का जो नाइट्रोजन है 2 बार में आपको डालना है। 45 किलो यूरिया पहली सिंचाई पे और 45 किलो जो यूरिया है दूसरी सिंचाई पे आपको डालना है। इससे आपका खाद का पूरा प्रबंधन हो जाएगा। अगर ये टाइम से आप बोते हैं और इतना खाद डालते हैं और टाइम से पानी लगाते हैं, पहला पानी आप 21 दिन के आसपास लगाए, जब चंदेरी जो जड़ें आती है उसके बाद 20-20 दिन के अंतराल पे आप गेहूं को पानी देंगे तो लगभग 50-55 क्विंटल 60 क्विंटल तक भी आप पैदावार ले सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी उपज आपको मिल सकेगी। और ना सिर्फ गेहूं में बल्कि कोई भी आप फसल लेते हैं वहां पर पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी। सरसों के बारे में भी हम यहाँ डॉक्टर कपिल आपसे जानकारी ले रहे थे, और जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ DAP NPK की हम बात करते हैं, लेकिन कई और ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका शायद ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि सीधे तौर पर हमारी उपज को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल मुकुल जी, जैसे पोषक तत्वों की बात करें तो कुल 16 पोषक तत्व पौधों की उत्तम बढ़वार और उपज के लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की बात इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो अगर सरसों की बात करें तो नाइट्रोजन का सिंचित क्षेत्रों में 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में इतना चाहिए। करीब 60 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 40 किलोग्राम पोटेशियम चाहिए। इसमें से आपको नाइट्रोजन की जो पूरी मात्रा एक साथ नहीं देनी, 2 मात्रा में आप इसको बांट दीजिए। आधा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो करीब आपको 40 किलोग्राम हुई, वो 40 से 45 किलोग्राम वो आपको बुआई के समय देनी है, और बची हुई आधी मात्रा
सिंचाई, पहली सिंचाई के बाद 30 से 35 दिन पर आप पहली सिंचाई देंगे। उसके बाद में आप जब खेत में चलने लायक हो जाए उस समय आप आधी बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की दे सकते हैं। तेल की मात्रा के लिए हम सल्फर की बात कर रहे थे, तो जो जितनी भी तेल वाली जो फसलें हैं उसमें करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर अगर आप बुआई के समय देते हैं, किसी भी स्रोत से दे सकते हैं। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, जहाँ पे जो मृदा में लवण वाली है वहाँ पे आप जिप्सम के रूप में दे सकते हैं। तो उसमें अगर आप सल्फर उपलब्ध कराते हैं तो तेल की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो तेल की मात्रा है भरपूर आपको मिल सकती है, ये आपने जाना। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हनुमान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी सर, ऐसा है कि जो सरसों की फसल है जी, उसके अंदर वो तो मतलब नीचे से तरह सूख जाता है जी, जब उसके अंदर फलियां शुरू होती है तो फल फूल शुरू होते हैं जी। आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। सूख जाता है बीच में से। ये जैसा शुरुआती उसमें बता रहे हैं तो शायद एक कीड़े का, जैसे जिसको हम बोलते हैं चितकबरा कीट है, तो वो क्या करता है, रात में आता है और पौधों को काट के चला जाता है। तो अब पूरी लाइन में ही चलता है वो, तो उसके लिए और खास तौर पे जैसे असिंचित क्षेत्र जितने हैं यहाँ, जैसे क्योंकि हिसार से बात कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत लूज है, जैसे सैंडी जहाँ पे सॉइल का टेक्सचर होता है वहाँ पे ज्यादातर ये कीड़ा देखा गया है। रात को आकर ये बहुत नुकसान करता है, जितना मुझे इनकी बात से समझ में आया। तो उसके लिए आप कीटों का आपको उसमें प्रबंधन करना होगा, और क्लोरोपाइरिफॉस डस्ट या मेलाथियन डस्ट जो है करीब 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, अगर आप शुरुआती जब पौधा निकलकर मान लीजिए थोड़ा ही मतलब 10-12 दिन की आपकी फसल होगी इस समय या 15 दिन की होगी, अगर आप खास तौर पे चारों तरफ से अगर आप इसमें ऊपर से आप ये डस्ट अगर भुरक देते हैं तो ये कीड़े से आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। सूखने की जहां तक बात है तो मॉइस्चर की कमी ना हो, जैसा मैंने बताया शुरुआत में हम पलेवा देकर फसल की बुआई करते हैं, और कोशिश करिए अगर ज्यादा खेत सूखा लग रहा है आपको तो 30 दिन की जगह आप 25 दिन पर पहली सिंचाई दे दें। जी बिल्कुल, देखिए यानी आवश्यकता अनुसार भी आपको ऐसे कृषि कार्य हैं जो करने होंगे, और उचित प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं। फिर चाहे सरसों की हम बात करें, चाहे बात हो हमारी गेहूं की फसल की, लेकिन जब अच्छी उपज हमें मिल जाती है उसके बाद ये भी ज़रूरी कि उचित भाव जो है बाजार में मिले। इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए जो कृषि कानून हैं वो लाए गए हैं, जिससे और ज़्यादा लाभ किसानों को मिल सकता है। आइए इस बारे में जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी कुछ किया है। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं, और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी होगी, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन।
इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ उपज अगर हमारी अच्छी होती है तो उसके बाद जो बाजार भाव है वो भी किसानों को और अच्छा मिल सके और उनकी आमदनी में इजाफा किया जा सके। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ईमेल के जरिए भी कई सवाल हमारे पास आए हैं। डॉक्टर प्रवीण, एक सवाल हमारे पास आया है मनमहेंद्र जी का। इनका ईमेल है, ये जानना चाह रहे हैं कि गेहूं की फसल को सूखे खेत में ये इसकी बिजाई कर सकते हैं या उसके अगर दूसरा तरीका है कि पहले हल्का पानी दें फिर जुताई करें और उसके बाद बीज देना सही रहेगा। दोनों अवस्थाओं में किस तरह के परिणाम इनको मिल सकते हैं और कौन सा बेहतर? बेटर यही रहेगा किसान भाई के लिए कि अगर पलेवा करके पानी देके अगर गेहूं को बिजाई करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और पहला पानी ये माना गया है कि गेहूं का चंदेरी जब जड़ें निकलती है लगभग 21 दिन के आसपास पहला पानी तभी आना चाहिए, तो पलेवा देके ही बोना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर प्रवीण जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं बिजाई के बाद जमाव की जो स्थिति रहती है, अंकुरण की जो स्थिति रहती है, वहाँ पर किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उन्हें और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? जो बीज का जमाव है किस ढंग से हुआ है या वहाँ पर कोई और समस्या तो उनके सामने नहीं आएगी? किस तरह से वो पहचान सकते हैं इस बात को? देखो जी, एक तो सबसे पहले जो बीज लिया है वो एक विश्वास पात्र जगह से ले सबसे, और अच्छी किस्म का ले, और बीज को, गेहूं के बीज को हमेशा ट्रीट करके उपचारित करके बोना चाहिए, क्योंकि काफी बीज जनित रोग है, जैसे आपका लूज समट है, पीला रतुआ है, ये सब बीज जनित रोग है। अगर आपने उपचार कर दिया बीज का तो काफी फसल आपकी अगर स्वस्थ रहेगी तो पैदावार भी अधिक होगी। तो बीज का उपचार बहुत आसान है, कार्बोक्सिन दवाई है या कार्बनडिजिम दवाई है, और इसको 2.5 ग्राम दवाई को 1 kg बीज के साथ आपने ट्रीट करके आपको बोना है जी। तो 40 किलो बीज लगता है। अगर आप टाइम से गेहूं को बोते हैं तो करीब करीब आपका 100 ग्राम दवाई आपकी लगेगी। 100 ग्राम दवाई से उसको आप उपचारित करके आप बोएंगे तो काफी जो बीज जनित रोग है उनसे आपका बचाव हो जाएगा जी, और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। जी बिल्कुल, एक मूल मंत्र के रूप में हम इसको मान सकते हैं कि जो बीज उपचार है बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी फसल की जब बात करते हैं, और ना सिर्फ जब हम कहते हैं कि आपने अपने बीज को उपचारित किया है नहीं किया, इसका जो लाभ है आपको आने वाले समय में पता लगता है। जो कई तरह की रोग बीमारियों से जो आपकी फसल है वो मुक्त रहती है, साथ साथ आपकी जो लागत है वो भी बचती है और आपकी आमदनी में इजाफा भी होता है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे भी जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर।
और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं रबी की प्रमुख फसल सरसों और गेहूं के बारे में। दोनों ही फसलों में कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा बेहतर उपज के लिए। लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार बंशीलाल जी। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम यानी आवाज है उसको आप बंद कर दें। हाँ सर, कम कर दिया सर। जी अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर। सर अभी मैं ना 1 एकड़ में सरसों लगाना चाहता हूँ सर। जी। तो अभी सर मैं अभी फर्स्ट लगा रहा हूँ सर, तो उसके लिए मुझे कौन सा बीज चाहिए, कौन सा किस्म की वो चाहिए सर, उसके बारे में जानकारी चाहिए सर। चलिए बिल्कुल, अभी ये लगाना चाह रहे हैं पहली बार सरसों की खेती, और अभी का जो समय है कितना अनुकूल मध्य प्रदेश की अगर जलवायु की भी हम बात करते हैं डॉक्टर कपिला जी, तो बिल्कुल सही, मतलब अब आखिरी समय है, मैं सही समय तो नहीं कहूँगी जी। और प्रोग्राम की शुरुआत में जिन किस्मों के बारे में हमने बताया, जिसमें आशीर्वाद, स्वर्ण जयंती, नव गोल्ड, पूसा तारक एक अच्छी किस्म है, और वरदान या मान लीजिए एक RGN 145, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका विकास किया गया है कि पछेती बुआई में भी इसका कर सके। तो इनमें से आप किसी अच्छी किस्म का पहले चुनाव करें। और सिंचित क्षेत्र है आपका, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा हमने शुरू में बताई, करीब 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम के साथ में 40 किलोग्राम सल्फर भी आप जरूर दें। और क्योंकि आप पहली बार ले रहे हैं तो करीब 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए, यानी कि 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और पंक्ति से पंक्ति आप 30 सेंटीमीटर की दूरी भी रख सकते हैं, और इनमें से किसी अच्छी उन्नत किस्म अगर आपके पास है तो आप 45 सेंटीमीटर तक भी आप दूरी रख सकते हैं। बीज थोड़ा ज्यादा पड़ जाने पे आपको विरलीकरण करना होगा, और पलेवा देकर अब आप, क्योंकि अब बारिश का पानी तो अब तक नहीं रहेगा, तो आपके खेत में थोड़ा सूखा होगा। पहले आपने शायद कोई और किस्म वो फसल ली होगी, मक्का होगा, या कई बार अरहर के बाद में भी थोड़ा सा किसान भाई अगर लेना चाहें तो लेट हो जाता है सरसों। तो इतना बीज आप लें, इतना खाद लें, पलेवा देने के बाद में इसकी बुआई करें। 4 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा ना बोएं सरसों को। और पोषक तत्व प्रबंधन, बीज उपचार की जैसे प्रवीण सर भी बात कर रहे थे, और चूंकि आपका थोड़ा सा लेट भी हो गया है तो बीज उपचार बहुत श्रेष्ठ रहेगा इसमें। और 3 उद्देश्यों के लिए हम बीज उपचार करते हैं, कीड़ों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और अधिक उपज के लिए। तो अगर बीमारी का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उसमें है, जैसे फफूंद जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बीज उपचार के लिए आप करीब 2 किलोग्राम, जैसे सर ने भी बताया, कैप्टान या थिराम या बेविस्टीन नामक आपको जो कीटनाशक है, इन फफूंदनाशक है, इसका आप 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप बीज को उपचारित करके सरसों, और सरसों का तो बीज भी केवल 4 से 5 किलोग्राम ही है, तो बहुत ही कम आपके अंदर आपका उपचारित हो सकता है। कीड़े बहुत ज्यादा देखे गए हैं सरसों में, खास तौर पे मान लीजिए बाद में जो कीड़े आते हैं, चेपा भी जिसमें है। यानी शुरुआत में आपकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन आने वाले समय के लिए आपकी लागत जो है पहले से ही आप बचा सकते हैं। बिल्कुल जी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं सुलेमान जी? जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। ये सरसों को बोने चाह रहे हैं हम, बुलंदशहर यूपी से बोल रहे हैं, कौन सी फसल अब तो रहेगी सरसों में? चलिए, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कौन सी अच्छी किस्म रहेगी। जी, आपके लिए जैसे उत्तर प्रदेश के जो आपका बुलंदशहर के क्षेत्र के बारे में बात बता रहे हैं, तो समय पर बोने के लिए तो बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें गिरिराज है, PM 25, 26, 27 ये किस्में हैं अच्छी। अगर अपन उसकी बात करें क्वालिटी ऑयल की, तो उसमें पूसा मस्टर्ड 30, 31 है। तो अगर आप अब तक अगर आपने बुआई नहीं की है और अब आप बुआई करना चाहते हैं, तो स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, नवगोल्ड, वरदान और पूसा तारक एक बहुत अच्छी किस्म है, जो कि पछेती बुआई के लिए बहुत ही प्रचलित है। यूपी में आपके क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छी है, और जो शुरुआत से ही हम बात करते आए हैं, सही किस्म के चुनाव के साथ में बीज दर,
और जो पंक्ति से पंक्ति, पौधे से पौध की जो दूरी है वो बनाए आप रखें, पोषक तत्वों का ध्यान दें और मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। उसके आधार पर, जैसे क्योंकि आजकल इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि एक सिंचित क्षेत्रों में हम 3-3 फसलें भी लेते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कई बार देखी गई है। तो मृदा की जांच के आधार पर आप सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व प्रबंधन का करें तो आपको अधिक उपज इसमें मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो जाना आपने किस तरीके से अधिक उपज आप ले सकते हैं अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो किसान हमारे गेहूं की अच्छी उपज लेना चाहते हैं, गुणवत्तायुक्त लेना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसके बारे में डॉक्टर प्रवीण हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि अब कोई अच्छी जो किस्में हैं वो हमारे पास हैं, फोर्टिफाइड किस्मों की भी अगर खास तौर से बात की जाए, और इस तरह की जो किस्में हैं इनको हम किस लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्यों जरूरी कि जो किसान हैं नई किस्मों की तरफ आगे बढ़ें? ऐसा है, मैंने जैसे पहले बताया कि अब पिछले 3-4 साल से जो किस्में आई है वो उनकी पैदावार काफी ज्यादा है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब 1964-65 की अब बात करें, जब हरित क्रांति आई थी तो सिर्फ मात्र 12 मिलियन टन गेहूं का पैदावार था, और अगर अभी रिसेंट की बात करें, अगर 55 साल के बाद हम बात करें तो 13 गुना इजाफा हुआ है, 107 मिलियन टन का टोटल हमारी आज के दिन गेहूं की पैदावार हुई है। जी बिल्कुल, हमारे देश के अंदर, और हम ना की आत्मनिर्भर है और काफी मात्रा में हम अब गेहूं का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी, तो जितनी भी आप इसमें आई है, मैंने अभी बताया कि जैसे DPW 303 है जो अगले साल किसानों को मिल जाएगी, वो उसकी औसत पैदावार ही 81 क्विंटल है, और उसका जो पोटेंशियल है 97 क्विंटल तक है जी, 97 क्विंटल तक। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सोवरेन जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, यूपी में जालौन जिले में कौन सी वैरायटी का बुवाई करें गेहूं के लिए? गेहूं के लिए आप जानना चाह रहे हैं? हाँ। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर प्रवीण जालौन उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? अभी मैंने ज्यादातर जो अभी तक जो पूर्व में मैंने बताया है, सबसे बढ़िया जो किस्म है आज के दिन आपके क्षेत्र के लिए DBW 303, उसके बाद DBW 222, DBW 187, HD 3226, ये 4-5 अच्छी किस्में हैं जो काफी बढ़िया पैदावार, लगभग 60 से 70 क्विंटल तक पैदावार आप इन किस्मों को लगा के ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अच्छी उपज जो है आपको मिल सकती है, लेकिन उचित प्रबंधन आपको यहाँ पर अपनाना होगा। साथ ही डॉक्टर कपिला, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है कितना महत्वपूर्ण रहता है हर एक फसल के लिए, और सरसों में जब हम देखते हैं जो किसान समय से जिन्होंने फसल ली है, जब फसल हम कहते हैं बढ़वार की तरफ आगे बढ़ती है, वहाँ पर कितनी आवश्यकता रहती है? जी, पोषक तत्वों की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है पौधे को पूरे अपने लाइफ साइकिल में होती है। तो अगर अपन बात करें जैसे समय पर बोई गई तो अभी करीब 25 दिन के आसपास की फसल होगी, तो कई बार क्या होता है कि शुरुआत में हम पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर पाते, मान लीजिए किसी कारण से, तो खड़ी फसल में भी कई पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जा सकता है। आप लक्षण पहचानने होंगे आपको, जैसे नाइट्रोजन की कमी की अगर लक्षण होंगे तो पूरा पौधा आपको बढ़वार कम होगी, पीला दिखाई देने लगेगा, पत्तियां पीली दिखाई देती है, और अगर फली आने की अवस्था में भी फलियां भी पीली होंगी, तो ये आपको नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। फास्फोरस में क्या होगा, निचली पत्तियां जो है आपकी बैंगनी रंग की होने लगती है, और पोटेशियम की कमी आप देखिए, जो नीचे की पत्तियां हैं वो ऐसे कप शेप में, मतलब नीचे से जो है अंदर की तरफ मुड़ने लगेगी, और मोटी ऐसे लेदर की तरह, चमड़े की तरह पत्तियां होने लगती है, वो पोटेशियम की कमी के लक्षण है। इसी तरह से सल्फर और इन सब की कमियों के लक्षण भी है। तो खड़ी फसल में इनके नियंत्रण या इनका पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें? तो खड़ी फसल में आप जब भी आपको लगे कि नाइट्रोजन की कमी है तो फोलियर स्प्रे या छिड़काव के द्वारा भी आप इनकी कमी पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के लिए आप DAP का करीब 8 से 10 किलोग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल के अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो खड़ी फसल में भी दिन के समय आप कीजिए, जब थोड़ी धूप निकल आए और पत्तियों पे ओस ना हो, उस समय अगर आप एक छिड़काव कर देते हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पूरी हो सकती है। इसी तरह से पोटेशियम का भी आप 2% घोल मान लीजिए KNO3 के माध्यम से आप दे सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मुकुल जी, की जब फूल से जब फलियां बनना शुरू होती है
फलियां छोटी छोटी होती है और उनमें दाना भरना जब शुरू होता है तो एक थायो यूरिया नाम का एक रसायन है जिसके अंदर थायो का मतलब सल्फर और यूरिया का मतलब नाइट्रोजन, तो इन दोनों की ही मात्रा इसमें होती है। इसकी करीब 500 ग्राम मात्रा 600-700 लीटर पानी में घोल के अगर आप फलियां जब बनना शुरू होती है उस समय छिड़काव कर दें तो ना तो किसी पोषक तत्व की कमी रहेगी और बल्कि तेल की मात्रा भी इसके अंदर बढ़ती है। जी बिल्कुल। तो खड़ी फसल पे लक्षण पहचान कर आप प्रबंधन कर सकते हैं। जी देखिए, लक्षण आपको पहचानने होंगे और कैसे पहचान सकते हैं इसके लिए जो डॉक्टर कपिला हैं वो आपको लगातार बता रही हैं किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। जी दीवान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम पिछले कई सालों से गेहूं की फसल लगाते हैं तो उसमें जब बाली गेहूं की हरी होती है तो दाना काफी स्वस्थ और मोटा रहता है, लेकिन जब पकता है एकदम हल्का हो जाता है, पैदावार औसत से काफी कम रह जाती है, तो इसके क्या कारण हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, सवाल आपने सुना आगरा उत्तर प्रदेश से देवान सिंह जी का। क्या वजह ऐसी हो सकती है कि शुरुआत में तो लगता है कि बहुत अच्छा जो दाना है वो पड़ा हुआ है, लेकिन जब आखिर में पकती है फसल या उपज हमारे सामने आती है तो वो बेहद कम रहती है? क्या इसकी वजह हो सकती है? मुझे तो ये लग रहा है मुकुल जी, जो किसान भाई कह रहे हैं, अगर इनको लग रहा है कि पहले फसल अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं या तो बाद तक उसको जितना पोषण प्रबंधन चाहिए था, खाद प्रबंधन चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उसकी मात्रा कम रही है, ताकि वो शुरू में तो ठीक लग रहा है, बाद में जब दाने बनने लगे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है। तो एक तो किसान भाई ये चेक करें, अपनी मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच के हिसाब से जो भी रिकमेंडेशन मिल रही है खाद पानी की वो लगाएं। और दूसरा, अगर फिर भी इनको लगता है कि लास्ट में कुछ कमी पड़ रही है तो एक फर्टिलाइजर है, सोलुबल फर्टिलाइजर है घुलनशील 19-19-19, उसका वो 2 स्प्रे कर सकते हैं बाद में एक हफ्ते के अंतराल पर, उससे उनका दाना मोटा हो जाएगा और पैदावार भी अच्छी आएगी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ समाधान हम मान सकते हैं, जो हमारे दर्शक जुड़े थे उनकी समस्या का ज़रूर हुआ होगा, और ये तमाम वो हम मान सकते हैं जो हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, लगातार शोध अनुसंधान करते हैं, उसके बाद एक नतीजे पर पहुँचते हैं और वही जानकारी की जो है लगातार हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन तक पहुँचाई जाती है। और ये महत्वपूर्ण कि आप जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह को ज़रूर मानें और उसके अनुसार ही खेती किसानी करें तो और लाभ आपको मिल सकता है। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी यहाँ देंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सरसों की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं और उसके साथ साथ गेहूं की बुआई और उसके प्रबंधन के बारे में दर्शक लगातार जानकारी ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं कुंजन जी? गेहूं की किस्म के बारे में बोलना चाहते हैं, कौन सा गेहूं अपने जो है क्षेत्र में अधिक पैदावार दे। चलिए, ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण और जानना चाह रहे हैं कि कौन सा गेहूं लिया जाए, कौन सी अच्छी किस्म रहेगी जो अच्छी पैदावार दे। ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हैं? यूपी को कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं साहब? ये ललितपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। अच्छा, बुंदेलखंड से जुड़े हैं। तो बुंदेलखंड के बारे में पहले भी मैंने बताया है कि ये जो मध्य क्षेत्र है उसका है। इसके लिए कई अच्छी किस्में हैं, जैसे ये ले सकते हैं। अगर ये अभी लगाना चाहते हैं टाइमली, तो ये बिल्कुल उचित टाइम 15 नवंबर के आसपास के इनके क्षेत्र का बेस्ट टाइम है। और इनके लिए बढ़िया जो किस्में हैं MP 3288, HI 1544, GW 366, DBW 110, GW 322, ये बहुत बढ़िया किस्में हैं। इनको ये लगा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि एक तो बीज का उपचार जरूर करें और जो खाद की मात्रा जो बताई गई है 120 की जो किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का इनको मात्रा इस्तेमाल करनी है। अगर और एक और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान भाई पहले तो पंजाब और हरियाणा में ही सिर्फ पराली को जलाते थे। अब धीरे धीरे ये जो कुप्रथा है धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ गई है। इवन मुझे पता लगा है कि कुछ इलाकों में इवन उड़ीसा के अंदर और बिहार के अंदर भी, जहां पहले कभी आग नहीं लगाते थे पराली को, वहां भी आग लगाने लगे हैं। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, उसका पराली का प्रबंधन बहुत आसान है और बहुत अच्छी विधियां आ गई है। जी, काफी उन्नत तकनीक जिनके जरिए पराली का प्रबंधन हम कर सकते हैं। किसान को जागरूक यहाँ पर रहना होगा, वो आग ना लगाए। जी बिल्कुल। तो ये एक ऐसी स्थिति जिससे आपको बचना होगा लगातार, इसलिए जागरूक किया जा रहा है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। जी सत्यवान जी, स्वागत आपका। सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी माफ कीजिए, सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैंने ना 45 वर्ष 40 पॉइंटर वाली सरसों बीजी है जी। ये कैसा है सर बीज? आप जानना चाह रहे हैं कि कैसी रहेगी ये? हाँ जी। जी डॉक्टर कपिला। बुआई कर चुके हैं तो और आपने किसी विश्वसनीय स्रोत से लिया है तो अच्छा ही होगा। लेकिन अभी जो प्रबंधन है बीच में, शुरू से जैसे हम बात कर रहे हैं कि मृदा की जांच के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन आप करिए। खड़ी फसल में भी अगर कोई आपको कमी दिखाई देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की बात हम कर चुके हैं कई बार। चूंकि आप हरियाणा से बात कर रहे हैं तो 2 से 3 फसलें भी किसान भाई लेते आए हैं। तो जो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन है, जिसके अंदर मुख्य है आयरन या जिसको हम लोहा कहते हैं, जिंक या जस्ता, और तीसरा बोरोन। इन 3 पोषक तत्वों का आप जरूर ख्याल रखिए। जैसे शुरू में भी एक किसान की ये थी कि बीज अच्छा था, लेकिन बाद में कई बार देखा गया है कि बीज छोटा रह जाता है या दाना नहीं भरता फली में। ये कई बार समस्या देखी गई है और उसके लिए बोरोन जो है ज्यादातर उत्तरदायी होता है। तो बोरोन अगर आप, श्रेष्ठ यही होता है कि बुआई के समय 1 किलोग्राम बोरेक्स जो है, 10 किलोग्राम बोरेक्स या 1 किलोग्राम बोरोन जिससे प्राप्त होगा वो आप बुआई के समय दें। और अगर आप खड़ी फसल में देखते हैं कि फूलों से जो आपकी जब फली बनती है उसमें दाने कम भर रहे हैं, तो आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिंक और जस्ता मत का, आयरन और का जो स्प्रे है उसका 0.5% घोल आप जिंक सल्फेट का या आयरन सल्फेट का बनाकर अगर आप खड़ी फसल में करते हैं, स्पेशली जब मतलब फूल आ रहे होते हैं, फूल से फली बन रही होती है, यानी कि वेजिटेटिव या जो वानस्पतिक ग्रोथ से अगर अपन रिप्रोडक्टिव फेज में जब आते हैं, क्रांतिक अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, तो उस समय अगर आप छिड़काव करते हैं तो दाने फूल आपके भरेंगे, दानों की जो साइज है जो वो भी बड़ा होगा और तेल की मात्रा भी बढ़िया होगी। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ देखिए लगातार जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। हाँ जी सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारा खेत है 3-4 एकड़ जी, तो उसमें सर ये है कि फसल तो अच्छी लगती है
बाली भी आते हैं, उसमें दाने नहीं पड़ते हैं। कोई भी फसल लगाते हैं यही हाल होता है जी, यानी एक समस्या रहती है। डॉक्टर प्रवीण अफकुच जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि जो इनके यहाँ मृदा है या तो उसमें कोई दिक्कत लगती है, क्योंकि फसल जो है लगाते हैं अच्छी किस्म होती है, लेकिन सही ढंग से जो दाने हैं वो नहीं पड़ते, या अगर उपज देखी जाए वो नहीं मिल पाती। क्या वजह है इसकी? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से बोल रहे हैं जी? सिद्धार्थनगर, यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से। सिद्धार्थनगर से, हाँ जी। ये जो सिद्धार्थनगर जो आपका उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है ना जी, आपका ललितपुर, सिद्धार्थपुर, ये सभी में जो आपके अंदर जो भूमि आपकी कलर भूमि है जी, और आप अगर उसकी मिट्टी की जांच कराएंगे तो उसका जो पीएच मान है वो 8.5 से ज्यादा है, और जहां भी पीएच मान ज्यादा होता है तो मेरा इनसे अनुरोध है वहां पर जो नॉर्मल किस्म आप लगाएंगे, सामान्य अगर किस्म गेहूं को लगाएंगे, उसमें वनस्पति अच्छी आ जाएगी, फसल अच्छी आ जाएगी, बीज नहीं बनेगा, दाने नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी मिट्टी के अंदर नमक है। तो इसलिए उनसे अनुरोध है कि कुछ स्पेशल किस्में हैं, साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, आप उनका प्रयोग करें जी। तो जैसे मैं उनको 2-3 किस्में बता रहा हूं, और हमारे संस्थान की है KRL 210, ये स्पेशल इन्हीं के क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज की गई है, और KRL 210, 283, 213, ये 3 किस्में का प्रयोग करें। एक चीज, दूसरा ये जिप्सम डालें अपने खेत के अंदर, मिट्टी की जांच करा लें, उसके बेस पे जिप्सम डालेंगे तो इनका जो कलर भूमि है उसका सुधार हो जाएगा जी, और उसके बाद कोई भी किस्म लगा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आज आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। साथ ही हम डॉक्टर कपिल, आप भी इसमें क्या और जोड़ना चाहेंगे जानकारी? जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी फसल में दाना नहीं बन रहा, और सर ने जो प्रॉब्लम इनकी बताई है वो लवणता की, जैसे इन्होंने बताई है, तो उसके लिए जो सरसों की भी कुछ ऐसी किस्में हैं, और करनाल के संस्थान से ही ये निकली हैं, जिसमें CS 52, 54 और 56, ये 3 किस्में ऐसी हैं जिनको लवण प्रभावित भूमि में भी सरसों की उगाया जा सकता है, और इन किस्मों के चुनाव से आपको अच्छे उपज मिलने की हमें पूरी उम्मीद है जी। बिल्कुल, देखिए अच्छी किस्म का चयन अगर आप करेंगे तो उसके जरिए अच्छी उपज आपको मिल सकेगी, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उचित प्रबंधन आपको अपनाना होगा। कोई भी फसल आप लें उसके लिए, लेकिन समय का आपको ख्याल रखना होगा, और हमें भी थोड़ा सा यहाँ समय का ख्याल रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर कपिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। तो आज आपने जाना ना सिर्फ सरसों की फसल बल्कि गेहूं की फसल के बारे में भी, कैसे आप इसकी उपज को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। कल खासतौर से बात करेंगे कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में, नया कृषि कानून, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई अपना सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल ID नोट कर लीजिए। मेल ID है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आप सभी के लिए, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अन्नदाता की ये कहानी है